हेलो दोस्तों, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे जो इतिहास का जो घटना चक्र पूर्वालोकन है उसका आज हम 1857 का हम देख चुके हैं और वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और आज का टॉपिक है अन्न जन आंदोलन। ठीक है, उसका आज हम एमसीक्यू करेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। और ये घटना चक्र का पूर्वालोकन है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्जाम के लिए उसका पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो ये हुआ था नील उपद्रव। ठीक है, और ये बंगाल में कब हुआ था? 1859 से 60 तक। सन्यासी विद्रोह कब हुई थी? तो 1763 से 1800 के बीच में हुई थी। संथाल विद्रोह हुआ था, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो 1855 से 56 के बीच। और पावना उपद्रव कहाँ कब हुआ था? तो 1837 से 76 तक। ठीक है, नील विद्रोह की शुरुआत की बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुई थी। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारी दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती को बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों के लिए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल के नील विद्रोह शोषण के विरोध किसानों की सीधी लड़ाई थी। ठीक है, बंगाल के ये काश्तकार जो खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नील बागानों मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को बागान मालिक के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उपद्रव किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लिया और बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 तक नील आंदोलन नदिया, पावना, खुलना, ढाका, मलदा, दिनाजपुर आदि इत्यादि में फैल गया था। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखानों बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा जन सभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के अपने समर्थन व्यक्त किए। हिंदू पेट्रियाट, ध्यान दीजिएगा, हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? ये भी एग्जाम पूछ देता है कि हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी का विशेष भूमिका रही है। नील बागान मालिकों के अत्याचार का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र अपने नाटक नील दर्पण में किया था। तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा कि हिंदू पेट्रियाट का संस्थापक कौन है, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। और दीनबंधु किसके द्वारा लिखा गया है? तो नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है? तो दीनबंधु मित्र द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो ये जान लेते हैं, नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उन्हें एक अमूल्य मूल्य पर जबरदस्ती की जा रही थी। तो ठीक है, नील विद्रोह किसके बारे में थे? तो जब नील की रैयत जो है ना, वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन जो अंग्रेज है या फिर जो वहाँ का मालिक था, वो जबरदस्ती उनसे खेत करवाते थे। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं। नील विद्रोह अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला संगठित व जुझारू विद्रोह था, जिसकी शुरुआत सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में हुई थी। इस विद्रोह का कारण रैयत नील खेती नहीं करना चाहते थे, किंतु उनके एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती उनसे खेती करवाई जाती थी। इस संदर्भ में 1860 में नील आयोग का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नील आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1860 में। ठीक है, नील किसको की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो अब मैंने पहले ही बता चुका कि नील दर्पण का लेखक है दीनबंधु मित्र, जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन चित्रण का प्रतीक किया गया है, रचना किसके द्वारा किया गया? तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है, दीनबंधु मित्र द्वारा। और कब हुई थी? 66 2020 में पूछा हुआ है बीपीएससी में। नील दर्पण, सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, दीनबंधु मित्र। निम्नलिखित में से किस कारणों से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था? तो ये हुआ था नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ कारण होना। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन।
नील मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादकों कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांतिकारी के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील की हिस्सा लगभग 30% थी, जो 1810 में बढ़कर 95% के लगभग हो गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों के कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों की तीव्र धक्का लगा। जर्मन में बनी डाई, कहाँ जर्मन में बनी थी? डाई, जर्मन में बनी डाई ने भारत के नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया था। नेक्स्ट, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो ये पूछा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। देख लेते हैं। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति कहाँ? आनंद मठ। तो वंदे मातरम कहाँ लिखा हुआ? तो आनंद मठ में लिखा गया है। उपन्यास कथानायक सन्यासी विद्रोह, तो ये क्वेश्चन पूछता है कि आनंद मठ जो लिखा हुआ था किस पे आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पे, ठीक है। और उसी में लिखा हुआ है वंदे मातरम गीत, जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और 1896 में, कब? 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन निकला हुआ है। कलकत्ता अधिवेशन में इसने पहली बार गाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में। और कहाँ? तो कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार, ठीक है। और किसके द्वारा लिखा गया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ में। आनंद मठ किस पर आधारित है? तो सन्यासी विद्रोह पे। बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किए हैं? तो सन्यासियों का। नेक्स्ट, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है, तो किस पे है? तो सन्यासी विद्रोह पे। सेम क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्रोह में से किसने बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख किया है? तो सिंपल सी क्वेश्चन है, सन्यासी विद्रोह में, ठीक है। रिपीट क्वेश्चन है बार बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। नेक्स्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानायक आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह पर। देखिए एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया हुआ है। अभी इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें है पावना विद्रोह 1837 में, जो कि सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 80 में, तो ये भी सही है। और कोल विद्रोह 1831 से 32 तक है। तो यहाँ पे कोल विद्रोह बता रहा है, यहाँ पे ये है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लेकिन सन्यासी विद्रोह के बारे में भी 1894 में दिखा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए इसमें स्टार मार्क दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो ये देख लीजिएगा, बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो बकासत भूमि की वापसी की मांग के लिए। क्या है? मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट, 19वीं शताब्दी के दौरान बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो कहाँ था बहावी आंदोलन का? तो पटना में। देख लेते हैं। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली है। 19वीं शताब्दी के चौथे दशक के 7वें शतक तक चलता है। रायबरेली के सैयद अहमद, कहाँ के हैं? सैयद अहमद, तो रायबरेली। सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन का प्रवर्तक थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो आपका बहावी आंदोलन जो है उसका प्रवर्तक कौन है? तो सैयद अली बरेलवी, ठीक है। वह अमर अब्दुल्ला वहाब के प्रभाव से प्रभावित हुए हैं, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों को और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित एवं पुनः स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों में इस आंदोलन का विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशेवर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम का सिक्के ढलवाए थे, किंतु अगले वर्ष बालाकोट की लड़ाई में मारे गए।
सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बालाकोट की लड़ाई में। मृत्यु के बाद पटना में इस आंदोलन का केंद्र बन गया। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला आदि ने किया था। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत तथा बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित हैं। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेज विरोधी भावनाओं का प्रसार बहुत ही योगदान दिया था। नेक्स्ट, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसमें ऑप्शन है गुरु राम सिंह। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। कुक्का आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत ही कुछ मिलता जुलता है कि दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कुक्का आंदोलनों की शुरुआत 1840 के दशक में भरत जवाहर मल द्वारा, किसके द्वारा? तो भरत जवाहर मल, तो दो है कुक्का का, एक भरत जवाहर मल, एक राम सिंह। ठीक है, कितना 1840 में भरत जवाहर मल द्वारा की गई, जिन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उनके उद्देश्य सिख धर्म के प्रचलित बुराइयों व अंधविश्वासों को दूर करना, इस धर्म का शुद्ध करना था, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया था। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इसकी मृत्यु 1885 में हो गई थी। ठीक है, कुक्का आंदोलन की नींव पड़ी थी तो कहाँ पे पड़ी थी? तो पंजाब में। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो किसका था? तो गारो का। देख लेते हैं यहाँ पे, पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय है। यह वस्तुतः गारो जनजातियों संबंधी विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह, यहाँ ध्यान रखिएगा किसने किया था? तो पागलपंथी, तो करमशाह। ठीक है, जिसकी कर्म खराब रहेगी वो पागल हो ही जाएगा, ऐसे करके याद रख लीजिए। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजरों पर किए गए अत्याचारों और विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उन्हें न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किए थे। नेक्स्ट है पागलपंथी की स्थापना किसने की थी? तो सिंपल सी बात है, करमशाह ने। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फरारजी विद्रोह का नेता थे? तो ये थे दादू मियां। फरारजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ध्यान दीजिएगा, फरारजी किसके लिए? तो हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाया गया था, और ये कहाँ पे? तो बंगाल में। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अमूल्य परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियां, पुत्र कौन थे? दादू मियां किसके थे? तो शरीयतुल्लाह के। और शरीयतुल्लाह क्या किया था? तो बंगाल में फरारजी आंदोलन का शुरुआत किया था, अंग्रेजों के निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1818 से 1862 के दौरान चलता रहा। अंत में संप्रदाय के अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए थे। तो फरारजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी। नेक्स्ट है बेलूथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये केरल के, बेलूथम्पी कहाँ के? तो केरल के। देख लेते हैं, 1805 में बेलेजली ने ट्रावनकोर, केरल में महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश कर दिया था। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न थे और इसलिए उन्होंने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की थी तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत घृणतापूर्ण थी। इसके फलस्वरूप दीवान बेलूथम्पी ने विद्रोह कर दिया था, जिसमें नायर बटालियन ने उसका समर्थन दिया था। अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी। तो ये क्वेश्चन है कि बेलूथम्पी कौन थे? तो केरल के विरुद्ध, केरल के वो जो दीवान थे। निम्न कथनों पर पढ़कर सही विकल्प चुने। इसमें सही पूछ रहा है कि कौन सा सही है,
तो देख लेते हैं। गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ था, तो सही है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था, तो ये भी सही है। और गुमसुर का विद्रोह का नेतृत्व श्री भांजा ने किया था, तो ये भी सही है। ध्यान दीजिएगा, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है 2021 में, और ये छत्तीसगढ़ का ही डिप क्वेश्चन है। ठीक है, तो जिस भी स्टेट का एग्जाम होता है ना, उसमें जो डिप क्वेश्चन होता है वहाँ के वो पूछता है। तो डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गंजाम और गुमसूर में विद्रोह की लंबी परंपरा रही है, जिसमें गंजाम 1800 से 1805 तथा विद्रोह तथा गुमसूर में 1808 से 1837 तक ईस्वी का प्रमुख विद्रोह था। गुमसूर में श्री भांजा तथा बाद में उनके बेटे धनंजय भांजा द्वितीय के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो वसुदेव बलवंत फड़के ने। ठीक है, तो रामोशी कृषि जत्था किसका था? तो वसुदेव बलवंत फड़के। और कहाँ का ये? तो महाराष्ट्र का है। प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के 1845 से 83 ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजातियों के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी गई और 1883 में आमरण अनशन से उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो ये था पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र में आता है। पश्चिमी घाटों में रहने वाले रामोसी जनजाति लगभग 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह, ध्यान दीजिएगा चित्तर सिंह यहाँ पूछा, सरदार नेता चित्तर सिंह थे, के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया था। 1825 से 26 में भयंकर अकाल और अन्नाभाव के कारण इन्होंने आजाद उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो ये गडकरी विद्रोह कहाँ हुई थी? तो कोल्हापुर में। गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उन्हें वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली मराठा सेना में से उन्हें सेवा मुक्त किया जाने और उनकी जमीनों को मामलदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरोध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरदार को काफी संघर्ष करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो खोंद। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कृपया आप हमें कमेंट बॉक्स पे दे सकते हैं। ठीक है, खोंद जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्रों होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। 1817 से 1856 तक अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम से चक्र विसोई, कौन थे? यहाँ ध्यान दीजिएगा, चक्र खोंद जनजाति चक्र विसोई ने किया था। ठीक है, इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को क्या बोलता था? महिरा को प्रतिबंध करने का प्रयास किया। अंग्रेजों द्वारा नए करों के आरोपण और उनके अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्ट का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरसिया एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंद ने विद्रोह किया था, परंतु 1855 में चक्र विसोई लुप्त हो गए, जिसके कारण यह आंदोलन समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट, कोल विद्रोह 1831 से 32 का नेतृत्व किसने किया था? तो यह बुद्धू भगत ने किया था। ठीक है, छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831 से 32 में बुद्धो भगत ने किए थे। ठीक है, 1831 में बुद्धो भगत का नेतृत्व कोल विद्रोह के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूम में हुआ था। एग्जाम में देखिए बीपीएससी 66 में पूछा हुआ था, सिंहभूम में हुआ था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर के क्षेत्र में सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का फलस्वरूप आर्थिक व राजनीतिक था। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण
कारण इन क्षेत्रों में जनजातियों का जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 31 में बुद्धो भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण द्वारा किया गया था और इस विद्रोह को रुक कर 1848 तक चलता रहा। अतः ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस विद्रोह का दमन कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये बड़ौदा में हुआ था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा। बघेरा विद्रोह कब हुई थी? तो 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक कर एकत्रित करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणामस्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर लिया था। 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किए गए। यह विद्रोह 1820 तक आसपास में समाप्त हो गई थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुई निम्न विद्रोहों को सही क्रम में सजाएं। तो इसमें जो है कि कब कब विद्रोह हुई है उसके में सजाने के लिए बोल रहा है। देख लेते हैं 1857 के पूर्व उपयुक्त विद्रोह इस क्रम में है। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1764 में। ध्यान दीजिएगा, बंगाल का सिपाही विद्रोह बोल रहे थे, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि जो 1858 में हुई, जो 57 में हुई थी उसका विद्रोह नहीं, वो है बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुई थी? तो 1764 में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम की सजा मिली थी। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हेक्टर मुनरो, जो बक्सर का युद्ध, जो हम लोग फेमस जानते हैं कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुई थी, तो उसमें कौन नेतृत्व किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। और उसमें क्या हुआ था? तो मीर कासिम के खिलाफ हुआ था। ठीक है, उसमें बेल्लोर का सिपाही विद्रोह कब हुई थी? तो 1806 में। और कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 में। कोल का विद्रोह 1831 से 32 और संथाल विद्रोह 1855 से 56। बेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो ये सर जॉर्ज बॉर्ले। ठीक है, 1806 में सैनिक ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण वेलोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेलोर विद्रोह का गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्ले के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज वार्ले का कार्यकाल 1805 से 1807 तक था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह हुई थी। तो देख लेते हैं इसमें छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ था। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोह एक लंबी श्रृंखला है, जिसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि चेरो विद्रोह हुई थी 1800 में, कोल विद्रोह 1831 से 32 में, संथाल विद्रोह 1855 से 56 में तथा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक हुई थी। यदि हो विद्रोह 1820-21 में को लिया जाए तो विकल्प भी सही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला छोटा नागपुर विद्रोह जनजातीय विद्रोह, तो यहाँ पे कोई नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, किस स्थान पे आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो ये बिहार में। छोटा नागपुर के हो 1820-21 में एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी। इस क्षेत्र में इस कारण 1837 तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बन गया था। कब हुआ था? 15 नवंबर। ये भी एग्जाम में आता है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को रांची क्षेत्र जो है वो बिहार से अलग हो गई थी, झारखंड। ठीक है, संथाल का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का तो सिद्धू कान्हू और चांद भैरव चारों भाई थे। ठीक है, 1855-56 का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावना देखने को मिलती है। इस विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू कान्हू और चांद भैरव चारों क्या थे? भाई थे। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर से वही आपको सिद्धू और कान्हू। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1855-56 में। ठीक,
नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह का नेता कौन थे? तो सिद्धू कान्हू। सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है 2021 में री एग्जाम में भी। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह 1855 में सही है, कोल 1831 सही है, खासी 1829 सही, अहोम 1855 ना होकर के 1820 होगा। ठीक है, जैसे अहोम विद्रोह का प्रारंभ गोवर्धन कुंवर के नेतृत्व में 1828 में हुई थी। माफ कीजिएगा 1828 यहाँ है, जिसका परिणाम बर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा अहोम के अभिजात वर्ग को उसके क्षेत्र वापस नहीं करना था। अतः विवश होकर कंपनी ने समझौता कर लिया। वह उत्तरी असम को प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिया था। नेक्स्ट, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो ये मेजर बरो का। इनफैक्ट मेजर बरो उस समय मर भी गए थे। नेक्स्ट, 1855 में संथालों ने भागलपुर के क्षेत्र में भगंडिया तालुके में विद्रोह कर दिया था। उन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किया, जिसका नेतृत्व सिद्धू कान्हूचांद और भैरव कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 4 भाई कर रहे थे। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बारो का नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसमें संथालों ने हरा दिया था। अतः भागलपुर में कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने कुर्तापुर संथाल विद्रोह का दमन किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने। नेक्स्ट, 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और इसमें चुनिए कि क्या क्या कथन सही है। तो भागलपुर के पास मेजर बरो संथाल से लड़ाई में हार गया था, बिल्कुल सही है, जो आप देख चुके हैं। गोकड़ो और गोड्डा एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है। और इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल सराय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो देख लेते डिस्क्रिप्शन। जुलाई 1855 में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया था। कलकत्ता की मेजर बरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई थी, जो भागलपुर के निकट पीर पतय, कहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पीर पैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष करते हुए पराजित हो गए थे। बाद में विद्रोह का दमन एक कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था। गोंडा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है। गोड़को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर के आधुनिक वर्धमान में तक फैला था। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन सा उपाय किए गए थे? तो ये संथाल परगना नाम का एक नए सृजन किया गया था। देख लेते हैं इसमें डिस्क्रिप्शन। 1855-56 के संथाल विद्रोह बिहार एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 में भागलपुर और बीरभूम को बंटवा कर संथाल परगना जिला बनाया गया था। साथ ही साथ संथाल आदिवासियों का गैर संथाल के भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया था। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त के हेतु सीनेटी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम ASPTS संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेटरी एक्ट प्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट, संथाल परगना के क्षेत्र में अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो उसको नरी खंड कहा जाता था। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरी खंड कहा जाता था। भविष्य पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, जिसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य में इसे कंजगला भी कहा जाता था। वर्तमान में यह झारखंड का हिस्सा है।
निम्नलिखित में से कौन सा घटना महाराष्ट्र में घटित हुई है? तो ये है भील विद्रोह। ठीक है। रंपा विद्रोह कहाँ है? तो ये रंपा विद्रोह केरल में साइड में है, और संथाल और कोल आपको बिहार झारखंड में मिल जाएंगे। देख लेते हैं हम। भील विद्रोह भीलों की आदिम जनजाति पश्चिम घाट के खान देश में रहती थी। 1818 से 31 तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर लिया था। कंपनी के अधिकारियों का कथन है कि इस विद्रोह में पेशवा बाजीराव द्वितीय का तथा उसके प्रतिनिधित्व त्र्यंबकाजी दांगालियन ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 में सेवरराम के नेतृत्व में इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो याद रखिएगा कि भील विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सेवरराम के द्वारा। ठीक है। ब्रिटिश सेना काफी प्रयास के बाद इन विद्रोह को कुचल सकी थी। कोल विद्रोह कहाँ कहाँ हुई थी? तो रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला हुआ था। ठीक है। और रंपा विद्रोह कहाँ है? तो रंपा आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान देंगे। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित था और रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण व वन कानूनों के विरुद्ध था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। यह विद्रोह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच में हुआ था। ठीक है। मेवाड़, बांगड़ तथा और पास के क्षेत्र में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो गोविंद गिरी ने। ठीक है। लसोड़िया आंदोलन गोविंद गिरी ने। देख लेते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सूरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ और तथा प्रतापगढ़, सिरोपाली इत्यादि रियासतों में बसे भील जनजातियों में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 में सभ्य सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती का आबा कहा जाता है। धरती का आबा मतलब होता है जगत पिता। ठीक है। और ये किसको बोला जाता है? तो बिरसा मुंडा को। नेक्स्ट, इनके विद्रोह को उलगुलान विद्रोह या महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है कि उलगुलान विद्रोह किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा द्वारा जो मुंडा विद्रोह हुआ था उसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडों को पारंपरिक सामूहिक खेती वाला भूमि व्यवस्था खूंटकटी या मुंडारी के जमींदारी, ध्यान दीजिएगा, खूंटकटी व्यवस्था या मुंडारी के जमींदारों या व्यक्तिगत भूस्वामी वाली भूमि की व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई है। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इस धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था। 1895 तक बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि अपने आप को भगवान का दूत किसने घोषित किया था? तो बिरसा मुंडा ने। और कब? तो 1895 में। ठीक है। हजारों मुंडाओं का नेता बन गया था। उसने कहा था दिकुओं किसको बोला जाता है? तो गैर आदिवासियों को। दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी, उसमें खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसा लाल झंडा। ये आपको कथन भी आ जाता है कि किसने कहा था? तो बिरसा मुंडा ने कहा था। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जातियों का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। 6,000 मुंडा तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए थे। लेकिन बिरसा 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर में जमकोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिए गए थे और 9 जून 1900 में को जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। विद्रोह कुचल दिया गया पर बिरसा अमर हो गए थे। ध्यान दीजिएगा कि ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 में हुई थी। और वो पकड़ाए थे कब? तो 3 मार्च 1900 में। ठीक है। नेक्स्ट, भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था? तो ये था 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा द्वारा मुंडा विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह कौन थे? तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? तो बिरसा
नेक्स्ट, मुंडा विद्रोह का नेता कौन थे? सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट किया हुआ है, तो बिरसा मुंडा, और ये कब 2020 में पूछा, 66 मेंस में। ठीक है, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो मुंडाओं ने कब विद्रोह खड़ा किया था? तो 1899 से 1900 तक। ठीक है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई नहीं होगा। नेक्स्ट, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था, तो ये भी क्वेश्चन इसमें पूछा है कि बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो 3 मार्च को, 3 मार्च को। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 9 जून 1900 को। ठीक है, बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर कहाँ पे? तो सिरभूम में जामकोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया था, तथा उनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 9 जून 1900 में उनकी जेल में ही रहस्यमयी तरीके से उनकी मृत्यु हो गई थी। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये इनमें से कोई नहीं। झारखंड उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं कि झारखंड बनाना है, तो किसी के पक्ष में नहीं थे। देख लेते हैं, 1899 से 1900 के बीच बिरसा मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं आदिवासियों का शोषण करने वाला बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिरसा मुंडा जनजातियों का शासन स्थापित करने की बात कही थी। क्या कही थी? तो बिरसा मुंडा जनजातियों का शासन स्थापित करने के लिए बोला था, ना कि झारखंड का। परंतु वे किसी राज्य विशेष के स्थापना पत्र नहीं थे। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कार्य क्षेत्र बोलेगा तो रांची। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं बोंगा को पूजा छोड़कर अपने अनुयायी से एक ईश्वर सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया था। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों की शक्ति का प्रयोग किया था। यह कब हुआ था मुंडा विद्रोह? 1899 से 1900 के बीच में। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये इसने ठाकर बापा ने। ठीक है, ठाकर बापा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। वे हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। 1833 से 34 के दौरान उन्होंने श्री गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखे जाने के लिए भारत का भ्रमण किया था। ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे। नेक्स्ट, उन्हें भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व साझा कारण मुहैया किया है? तो देख लेते हैं इसमें। तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण। नेक्स्ट, हौज विद्रोह हुआ था तो 1820 से 21 में। उसको हो विद्रोह भी कहा जाता। हौज या हो विद्रोह 1820-21 में हुआ था, जिसका केंद्र बिहार संथाल परगना था। ठीक है, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 1874 में खैरवार आदिवासी आंदोलन। नेक्स्ट, खैरवार आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी किसने किया था? तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट, संभलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नेता निम्नलिखित में से कौन है? तो सुरेंद्र साई। संभलपुर का सुरेंद्र साई, ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट हो जाता है। संभलपुर की गद्दी को दावेदार सुरेंद्र साई ने यह ब्रिटिश विरोधी आंदोलन नेतृत्व किया था। 1862 में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, इन घटनाओं का सही क्रमानुसार क्या है तो जान लेते हैं। पहले सिपाही विद्रोह हुई है, उसके बाद आपका ध्यान दीजिएगा, पहले संथाल विद्रोह हुई थी। कब हुई थी? 1855-56 में। फिर हो गई आपको नील विद्रोह 1800, फिर सिपाही विद्रोह हुई 1857 में। फिर नील विद्रोह हो गई 1859-60 में, और फिर दक्कन दंगे हो गए। देख लीजिए, संथाल विद्रोह 1855-56, सिपाही विद्रोह 1857, नील विद्रोह 1859-60 और दक्कन दंगे कब हुई थी? 1875 में। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? बीपीएससी 60 यहाँ पे नहीं है, बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। तो इनमें से उपयोगित में से कोई भी नहीं, ऊपर से एक जात। तो
1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण अकाल की छाया एवं महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर करना था। ठीक है, तो अकाल का छाया भी था और महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर भी था, तो दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, इसलिए एक से अधिक था। 1855 के पश्चात 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए थे। तो क्या क्या हुए थे देख लेते हैं इसमें। तो संथाल विद्रोह हुए थे 1855-56 में, नील के विद्रोह हुए थे 1859 से 60 में, दक्कन कृषकों के दंगे हुए थे 1885 में 75 में, तथा बिरसा मुंडा 1899 से 1900 में हुए थे। अतः स्पष्ट है कि इनका अवशिष्ट विकल्प बी होगा, मतलब कि आपका नील विद्रोह हुआ और दक्कन के कृषक और बिरसा मुंडा आंदोलन। इसमें क्या क्या पूछा था कि 1857 के पश्चात, मतलब कि 1857 के बाद कौन कौन सा दंगे हुए थे। ठीक है, हाँ, इसमें सूची और सूची मिलान करना है, देख लेते हैं इसमें सूची में क्या है। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुई है, तो ये बिहार में बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम बिहार डिवाइड नहीं हुआ था। एका विद्रोह आपको अवध में, मोपला विद्रोह कहाँ हुई, तो केरल में, और पावना विद्रोह बंगाल में। ध्यान देंगे कि ऐसे एग्जाम में आए ना, तो अब पहले क्या होता था, बीपीएससी में आपका एक से अधिक वाली क्वेश्चन आती थी, तो अब वो ऑप्शन कैंसिल कर दिया गया है। तो सबसे पहले ये करेंगे ना मिलान वाले में, कि जो आपको आता है सबसे उसको मिलान करेंगे, वैसे एलिमिनेट करते करते क्वेश्चन आंसर पे आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। ये 63 बीपीएससी 2017 में पूछा हुआ है। हाँ, यहाँ पे पूछा हुआ है मोपला विद्रोह कब हुई थी, तो इसका देख लेते हैं, मिलान करना है। तो तेभागा विद्रोह कब हुआ था, तो तेभागा विद्रोह 1946 से 47। मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, और तेभागा हुई थी 1946 से 47। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि देश आजाद होने से पहले कौन सा विद्रोह हुई थी, तो तेभागा विद्रोह भी हुई थी। ठीक है, पावना किसान विद्रोह कब हुई थी, तो 1873 से 76, और बंगाल नील विद्रोह 1859 से 60 में। ठीक, नेक्स्ट पावना विद्रोह हुई थी 1873 से 85, मतलब 1873 से 85। एका विद्रोह हुई थी 1922। संथाल विद्रोह 1855 से 56, और ताना भगत 1940 में हुई थी। ठीक है, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो कहाँ पे किया गया था एका विद्रोह का, तो ये हो गया था यहाँ पे उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के द्वारा किया गया था। ठीक है, एका आंदोलन 1921 से 22 का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहचराई, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। ध्यान दीजिएगा, मदारी पासी एक आंदोलन। इसमें भी मिलान करना है। तो बंगाल का नील विद्रोह कब हुई थी, तो 1859 से 60 में। पावना विद्रोह कब हुआ था, तो 1873 से 76 में। रंपा विद्रोह 1879 से 80 में, और जयंतिया विद्रोह 1860 से 63 में। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये केरल में हुआ था। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। नेक्स्ट 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था, सेम क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, तो मालाबार क्षेत्र में। नेक्स्ट बैरकपुर विद्रोह, बरहमपुरा, संथाल और बेलौर। इसमें ध्यान दीजिए कि पहले तो हमको संथाल पता है, तो संथाल ऐसे कर लेंगे और ऐसे एलिमिनेट करके आपका आंसर ए हो जाएगा। जैसे में देख लेते हैं, बैरकपुर विद्रोह नवंबर 1824 में हुआ था, तो बैरकपुर विद्रोह 1824 में। बारहमपुरा का विद्रोह फरवरी 1857 में। संथालों का विद्रोह सीधो तथा कानू के नेतृत्व में कब हुई थी, 1855-56 में। और 1806 में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेलोर में विद्रोह का कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया था। तो बेलोर विद्रोह कब हुई थी, तो 1806 में।
अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल और मोपला। तो मोपला विद्रोह से हमको पता है सबसे पहले, तो ये हम पहले ही मिला लेंगे। तो मोपला विद्रोह 1921 में हुई थी। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुई थी। कोल विद्रोह आपका 1831-32 में हुई थी। और अहोम विद्रोह 1828 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में, तो पता ही है। कूका विद्रोह कहाँ हुई थी, तो पंजाब में, ये भी सही है। और कोली विद्रोह गुजरात में, कोली विद्रोह गुजरात में नहीं हुई थी। और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये दोनों नहीं है। तो सी और डी गलत है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुआ था। तो ये मोपला विद्रोह पता ही है कि 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में हुआ था। और उसके बाद हो गया यहाँ पे दिख रहा है कि सियान शाह पंजाब में जो क्या हुआ था, कूका विद्रोह पंजाब में हुई थी और भरत जवाहर मल द्वारा किया गया था। और भरत जवाहर मल को सियान शाह भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो कब कहाँ की गई थी, तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। भीलों की आदिम जाति पश्चिम तट के खानदेश के क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 1831 के मध्य के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इसके अतिरिक्त 1900 से 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो जान लेते हैं। तो नायक ताना भगत नहीं है। ठीक है, मुंडा का बिरसा मुंडा, अहोम का गोवर्धन कुंवर और संथाल का कान्हू। ठीक है, मुंडा विद्रोह का प्रारंभ 1899 से 1900 में रांची के दक्षिण क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुई थी और इस विद्रोह का नेता कौन थे, तो सिद्धू कानून थे। अहोम विद्रोह 1828 में प्रारंभ हुआ था और इसके नेता कौन थे, तो गोवर्धन कुंवर थे। तथा ताना भगत के नेता कौन थे, तो उमराव आदिवासियों के मध्य 1914 में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व करता जत्रा भगत, बलराम भगत एवं देवमेनिया भगत थे। तो जान लीजिएगा कि ताना भगत कौन थे जो स्टार्ट किए थे, तो जत्रा भगत, बलराम भगत। ताना भगत आंदोलन जत्रा उमराव ने किस वर्ष आरंभ किया था, तो 1914 में। नेक्स्ट, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों में उनके संबंध क्षेत्र में साथ सुमेलित कीजिए। तो कुकी विद्रोह कहाँ हुई थी, तो कुकी हुई थी आपको त्रिपुरा में। कुका आपको पंजाब में। पावना विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल में। और बिरसा मुंडा बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो नील विद्रोह देखते हैं। नील विद्रोह 1856 1859 से 60 में। ठीक है, जयंतिया विद्रोह 60 से 63 एबीसी के। कुकी कहाँ है, 60 से 90 और कुका हो गया 1832 से 34। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कुका आंदोलन 1840 के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। उसका उद्देश्य क्या था, तो सिख धर्मों के प्रचलित में बुराइयों तथा अंधविश्वासों को दूर करना तथा धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह शुरुआत 1817 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि कुकी विद्रोह का शुरुआत कब हुई थी, 1917 में। ठीक है, 1917 में। और यह विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ श्रमिक वाहिनी योजना के तहत श्रमिक भर्ती अभियान के विरुद्ध हुआ था। यह आंदोलन मार्च 1919 तक चला था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन थे, तो गंगा नारायण थे। मानभूम क्षेत्र में 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो इसको क्या था, तो किसान सभा के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, तेभागा आंदोलन 1946-47 में बंगाल के प्रसिद्ध किसान नेता के तहत जिनके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान कर में 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया ये आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटादारों का आंदोलन था। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण कृषक कंपाराम सिंह एवं भुवन सिंह थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी व उनके विचारों से प्रभावित होने वाला प्रथम आदिवासी नेता कौन थे, तो जोड़ा नाग। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता जो जादो नाग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्र सेनानी थे। उन्होंने रानी गौडी नलियू
सहित अपने विश्वासपात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया था एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्र आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है, इनमें से वह प्रथम नेता कौन थे जिसमें भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था? तो एम लोखंडे। ठीक है, नारायण मेधाजी लोखंडे, उनका नाम क्या था फुल? तो नारायण मेधाजी लोखंडे 1848 से 1897 भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों के लिए परिस्थितियों में सुधार करने के लिए प्रयास किया था, अपितु जाति संप्रदाय मुद्दों पर साहसी बल के लिए भी उन्हें याद किया जाता था। भारत सरकार ने 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। ठीक है, नेक्स्ट का टॉपिक है मैं आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। ठीक है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम MCQ PYQ देख लेते हैं। तो भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो ये कलकत्ता में 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग थे उस टाइम कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर विलियम जोन्स। 1884 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथ डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में एक प्रथम संस्कृति कॉलेज खोला गया था। ठीक है, वाराणसी में प्रथम संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसमें आपने डंकन के नाम सुना था, जोनाथ डंकन ने। ठीक है, नेक्स्ट बंगाल की एशियाटिक, इसमें कथन है और कारण है तो ये जान लेते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग के काल में हुई थी और उनके सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृति, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। इसमें ए और दोनों सही है और आर कथन ए का सही व्याख्या है। देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग 1774 से 85 के मध्य दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था। वह स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत, फारसी और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। उसके सहयोग के समर्थन से ही 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तथापि उसने सर विलियम जोन्स पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि स्थापना हो, लेकिन उसने अस्वीकार कर दिया था। चार्ल्स ब्लिंकस, नाथानियल हेल्कल और जोनाथ डंकन ने वारेन हेस्टिंग के प्रशंसा और समर्थन के तहत भी प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया था। चार्ल्स विलिंकस द्वारा किए गए श्रीमद् भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद में वारेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना और वारेन हेस्टिंग द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में इस अध्यक्षता को स्वीकार न करना, वही कारण में उनका स्वयं विद्वान होना तथा प्राच्य विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना वर्णित है। यह प्राच्य विद्या आगे के बारे में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। ला सोसाइटी एक्सिक्यूट द एशियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1822 में की गई थी। 1829 में शाही फरमान द्वारा इनकी स्थापना की पुष्टि की गई थी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो चार्ल्स ब्लिंकस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स ब्लिंकस ने भागवत गीता का अनुवाद किया था और ये आईएएस एग्जाम में 2021 में पूछा हुआ है। वारेन हेस्टी के काल में चार्ल्स ब्लिंकस ने भागवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किया था। ठीक है, जिसकी प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टी ने लिखी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो भागवत गीता लिखी गई थी पहली बार जो इंग्लिश में, जो चार्ल्स ब्लिंकस द्वारा, उसकी प्रस्तावना किसने लिखा था? तो वारेन हेस्टी। और वारेन हेस्टी उस समय कौन था? तो गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये सर विलियम जोन्स। तो शकुंतला का अनुवाद अंग्रेजी में हुआ था, सर विलियम जोन्स ने किया था, और भगवत गीता को ब्लिंकस ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टी के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। इनकी प्रेरणा पर 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई एवं स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए थे। इस संस्था में एशियाटिक रिसर्चेंज नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया गया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 में कालिदास के रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम को किसने किया था? सर विलियम जोन्स ने। ठीक, नेक्स्ट है, और अभिज्ञान शकुंतलम किसके द्वारा लिखा गया है? तो कालिदास के द्वारा। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ये थे छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों का आवश्यक। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश राजा द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। इसके लिए सरकारें शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ाना चाहती थी, जिसके प्रशासन और ब्रिटिश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की छोटी कर्मचारियों की और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा किया जा सके। ब्रिटिश सरकार के किन अधिनियमों से ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? तो ये अधिनियम 1813 में। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनियों ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया था। प्रति वर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था इस अधिनियम ने की थी। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन क्या है वो जान लेते हैं। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई थी, वुड डिस्पैच ने किया था, और विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। तो ये भी सही है, दोनों सही हो गए हैं। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड ने किया था, और कब किया था? तो 1854 में किया था। ठीक है, जारी किया गया था। इसके घोषणा पत्र में भारत की शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र पर भारत में अंग्रेज शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। और ये कब हुआ था? तो 1854 में। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपने उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया था, परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बंबई व मद्रास प्रेसिडेंसी में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था की जाए, जिसमें यह बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन करने के लिए अनुदान सहायता की पत्ती चलाने की सिफारिश भी इसमें की गई थी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा से है। ठीक है, वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष में चार्ल्स वुड कब किए थे? तो 19 जुलाई 1954 को जारी किया गया था। इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा के एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड का डिस्पैच कहा जाता है।
100वां अनुच्छेद वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधार आदि पर विचार किया गया था। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को रोकने के उद्देश्य बनाया था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया था, परंतु साथ ही देसी भाषा को भी विकास में महत्व दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था। किस पे जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर। और ये आपको ना, ये जो पीवाईक्यू में हम करवा रहे हैं आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी में, तो ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो शिक्षा के लिए जो पूछा जाता है ना, वो मेंस भी पूछता है। ठीक है, तो भी ध्यान देंगे। हंटर कमीशन 1854 के पश्चात शिक्षा क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में लॉर्ड रिपन, कब हुए थे? 1882 में लॉर्ड रिपन W. हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्त किया गया था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा सुधार एवं विकास पर भी जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने किया था। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1906 में। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना की गई थी। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन में आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, विज्ञान और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति स्थापित करने का फैसला हुआ था। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। सेंडलर आयोग से संबंधित है तो किससे? तो शिक्षा से। सेंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और ये कब है? तो 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया था। डॉक्टर एम ई सेंडलर, जो लीडर्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, उसके अध्यक्ष में नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यम शिक्षा का सुधार किया जाना आवश्यक है। इसे 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इस कॉलेज का विश्वविद्यालय शिक्षा पर ठीक ठाक संयम नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेंडलर विश्वविद्यालय आयोग का कब नियुक्त किया था? तो 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ठीक है, वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षणिक सुधारों के तहत 1902 में सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के अध्यक्ष 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी की नियुक्ति किया गया था। ठीक है, इस आयोग के लिए दिए गए सुझावों पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट। लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं तो किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। ठीक है, देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधित विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया था। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, भारतीय औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निषयंत सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो ये शिक्षा से। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निषयंत सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित है। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन कर शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचे। मैकाले का कहना था कि सीमित संसाधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना अब असंभव है।
नेक्स्ट है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे मैकॉले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो 1835 में मैकॉले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 में मैकॉले के स्मरण पत्र से पड़ी है। मैकॉले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया कि यूरोप की एक अच्छी पुस्तकालय, ये एग्जाम में भी आता है, सिर्फ ये सब ही आ जाएंगे एग्जाम में कि किसने कहा था। तो यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्यों से अधिक मूल्यवान है। विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 में एक प्रस्ताव द्वारा मैकॉले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी है? तो इससे पड़ी है 1813 के चार्टर्ड एक्ट, जिसमें 1 लाख रुपया का प्रावधान किया गया था। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, और प्राच्य विद्या एवं आंग्ल विद्या विवाद 1800 जो हुई थी 1835 में, उसमें। तो तीनों सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया गया था। 1813, ध्यान दीजिएगा, 1813 के अधिनियम में भारत में शिक्षा प्रसार हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान बनाया गया है। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए गारंटी किया गया था। जैसे उसमें क्या है कि 1813 में बोला था कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा, लेकिन 1823 से दिया जाने लगा, गारंटी किया गया था। और समिति में 10 यूरोप सदस्य शामिल थे, जिसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैंडविल बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकॉले के प्रस्ताव को स्वीकृति कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा के माध्यम मान लिया गया था। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व में मुनरो, एनफ्लिटंस, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व थे। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो विलियम बेंटिक में। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1835 में मैकॉले द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1897 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 में क्या हुआ था? तो वुड के डिस्पैच के आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में 1897 में शुरू की गई थी। किसके सतत प्रयासों में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो D.K. कार्वे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। D.K. कार्वे के सतत प्रयत्नों से 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं समाजीकर्ता थे। कौन थे? D.K. कार्वे। और इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली का भी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की स्थापना किसने की है? तो D.K. कार्वे ने। 1896 में, मतलब 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। तो कब की थी? तो 1896 में। कहा? तो पुणे में विधवा गृह की स्थापना की, जिन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1858 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, इन्हें कब भारत रत्न प्रदान किया गया? तो 1958 में। कब है? 1958 में भारत रत्न किसे दिया गया है? तो D.K. कार्वे को। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो B.G. तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में V.K. चिपलूकर, B.G. तिलक, M.B. नाम जोशी और गोपाल गणेश आयकर प्रमुख थे। जस्टिस रानडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं, बल्कि इसके 5 संरक्षक में से एक थे।
नेक्स्ट, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता को। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। ठीक है। 1817 में उन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो कहाँ पे की थी? तो कलकत्ता में की थी। ठीक है। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में, अजमेर में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1885 में, अलीगढ़ एवं दिल्ली में कॉलेजों की स्थापना कब हुई थी? तो 1824 में। मोहम्मडम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो 1875 में। ठीक है। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय ने। 1870 में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो कहाँ? तो कलकत्ता में। नेक्स्ट, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं संदर्भ में निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए। संस्थान है और संस्थापक है, तो ये देख लेते हैं कौन सा मिलान है इसमें सही सुमिलित है पूछ रहा है। तो कलकत्ता मदरसा का स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग ने। बाकी कोई भी मिलान सही नहीं है। देख लेते हैं बनारस का संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो बनारस में जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो जोनाथ डंकर ने। कब? 1791 में। कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग ने 1780 में। पोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड कोलवेलेजली ने। कब? 1800 में की थी। तो पोर्ट विलियम कॉलेज रिचर्ड कोलवेलेजली ने किया था। नेक्स्ट, वेलेजली ने कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है आईएएस एग्जाम में। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेजली 10 जुलाई 1800 को पोर्ट विलियम कॉलेज स्थापना की थी। इस कॉलेज की स्थापना मुख्यतः उद्देश्य उन्हें ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा को शिक्षा देना था। पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जान लेते हैं। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुआ था और इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं का शिक्षा देना था। तो ये दोनों सही हैं। इसमें से देख लेते हैं इसका डेट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आईएएस का एग्जाम होगा यूपी पीसीएस 2021 में आया हुआ है एग्जाम में। यहाँ 10 जून है, ना कि यहाँ 10 जून है, ये गलत है, 10 जुलाई है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा डेट का। तो अभी इतना छोटा माइनर भी एग्जाम में आप पूछ रहा है कि 10 जून और 10 जुलाई भी कर दिया है, तो ये भी ध्यान में अब देना पड़ेगा क्योंकि धीरे धीरे अब एग्जाम क्या टफ होते जा रहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी व देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल के अध्यापक तथा बाद में व्यवसायिक वकील हो गए थे, व्यवसाय से वकील हो गए थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी कब हुआ था? 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो सर्वप्रथम किसे केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी घोषित किया गया था। और इसका श्रेय किसे जाता है? तो 1916 में मदन मोहन मालवीय को जाता है। अभी देख लीजिएगा कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, इसके बारे में भी अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 30 सितंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है 70 बीपीएससी, तो उसके लिए अभी से प्रिपेयर्ड हो जाइए क्योंकि इसमें से आपको घटना चक्र से हर एग्जाम में कुछ न कुछ क्या बहुत ही कुछ 50% आपको इसमें से मिल जाएंगे रिपीट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया है? तो ये देख लेंगे, पुर्तगालियों ने। कब? 1500
1556 में शुरू किया था। नेक्स्ट, यहाँ पे पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? तो पुर्तगालियों ने। तो कब? तो 1556 में। और कहाँ? तो गोवा में। भारत का पहला समाचार पत्र था तो बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र क्या था? तो बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। 1780 में जेके हिक्की, या ध्यान दीजिएगा किसने किया था? जेके हिक्की ने बंगाल गजट नाम के समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो कौन है? तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बंगाल गजट का प्रारंभ किसने किया था? तो हिक्की साहब ने। ठीक है, हिक्की को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी भुगतनी पड़ी थी, परंतु उसने पत्र में अपनी नीति नहीं बदली थी। हिक्की के प्रेस को जब्त कर लिया गया था और इस प्रकार बंगाल गजट का अंत हो गया था। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द बंगाल गजट, जो हिक्की द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? तो बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्र का प्रेषण अधिनियम पारित कर दिया गया था और समाचार पत्र पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया गया था। समाचार पत्र को संपादक, मुद्रण और स्वामी का नाम और स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशन को प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रक्षेपण के लिए भेजना होता था। 1878 को वारकुनल प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो किसने रद्द किया था? तो रद्द रिपन ने किया है, लेकिन लगाया था किसने? तो लिप्टन ने लगाया था। ठीक है, लॉर्ड लिप्टन ने 1882 में। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 1878 का वारकुनाना प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो रिपन ने किया था। यहाँ पे है वारकुनाना प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। तो किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन में 1882 में। भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के सम्मान की ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य कि वारकुनाना प्रेस एक्ट 1878 में लिप्टन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने वारनाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तक था? तो लॉर्ड लिप्टन ने। सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नर जनरल ने भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया है। तो समाप्त किया तो रिपन, और अगर स्टार्ट पूछे शुरू किया है तो लिप्टन। ठीक है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हेतु जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक। देख लेते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अय्यर को मराठा एवं केसरी पत्रों के प्रकाशन के रूप में हेतु 17 जुलाई 1882 को बम्बई के डोंगटी जेल में 4 माह की सजा सुनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारक नाथ ने। ठीक है, अमेरिका में वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसका था? तो तारक नाथ दास का था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे तो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने फारसी में मिरातुल अखबार को किया था। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित एवं प्रसारित किया था। दिसंबर 1821 में उन्होंने बंगाल साप्ताहिक संवाद कौमुदी अथवा प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन आरंभ किया था। इसके एक वर्ष पश्चात उन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया था। जॉन एडमथ एवं गवर्नर जनरल था
तब 1823 में उन्होंने भारतीय प्रेस पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया था। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर 400 रुपये जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रालय जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्यतः रूप से भारतीय भाषाओं तथा भारतीयों द्वारा संपादित एवं उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रारंभ बंद करना पड़ा था। 1880 में दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता से। कहाँ से? कलकत्ता से। और क्या नाम था? तो इंडियन मिरर। कब हुआ था? तो 1880 में। और ये इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 में। इसका श्रेय किसे जाता है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर को जाता था। मनमोहन घोष को जाता है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। क्या था? दैनिक अखबार। गद्दर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो गद्दर का उर्दू में। ठीक है। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंकन प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 को यह गुरुमुखी में छपने लगा था। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, गुरुमुखी और उर्दू में प्रकाशित हुआ। इसका अंक एक पख्तूनी भाषा में भी छापा गया था। गदर पार्टी का पत्र गदर था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्रिका था। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र क्या था? तो गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसमें प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। तो याद रखिएगा, गदर जो पत्र था क्या था? साप्ताहिक पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका की संस्थापना किसने की थी? तो ये शिशिर कुमार घोष। ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1778 में देसी भाषा में प्रेस अधिनियम से बचाने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई थी। गिरीश चंद्र घोष गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया था और 1879 में एस एन बनर्जी ने ले लिया था। हिंदू पैट्रियट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने इसके संस्थापक बन गए थे। नेक्स्ट, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य को कौन सा समाचार पत्र में प्रारंभ किया था? तो ये केसरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा में के उद्देश्य से 1881 ईस्वी में बंबई से केसरी और मराठा नाम के 2 समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। क्रांतिकारी काल में निम्नलिखित में से लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन सा अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो ये उपयुक्त में सभी। कौन सा? बंगवासी, केसरी और काल। बंगवासी, काल और केसरी आदि पत्रिका क्रांतिकारी आंदोलनों के समर्थक और कांग्रेस की उत्तरवादी नीतियों की आलोचना करते थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने समाचार पत्र में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो ये संध्या, काल और युगांतर तीनों। ठीक है। नेक्स्ट, संध्या, युगांतर और काल, इन तीनों समाचार पत्रों में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया। ठीक है। और कौन का जुड़ी हुई थी? तो संध्या, गदर और युगांतर। नेक्स्ट देख लेंगे इसका सिस्टम। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि यंग इंडिया किसने किया था? तो महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। और हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक
कोश नामक संस्था का स्थापना हुए था। इस संस्था ने गदर नाम के अखबार निकाला, जिसके स्थान पर जिसका संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया था। युगांतर तथा संध्या पत्रिका भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया है? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। बंगाल साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये लीडर। और लीडर किसका था? तो फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की संस्थापना एनी बेसेंट। तो न्यू याद कीजिएगा कि यंग इंडिया पूछा जाए तो महात्मा गांधी और न्यू इंडिया पूछा जाए तो एनी बेसेंट। ठीक है, लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करते थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे तो कौन थे? तो मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई थी। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लिखा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का प्रथम संपादक, तो सबसे पहले लोग MK गांधी बोल देगा, नहीं, लेकिन MK गांधी नहीं है। कौन है? तो मनसुख नजर थे। ठीक है, वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होती थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा जाता था? तो ये उर्दू में नहीं छपा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? तो यंग इंडिया का हुआ था होम रूल पार्टी ने किया था। यंग इंडिया 7 मई 1919 में महात्मा गांधी के पर्यवेक्षक में बंबई से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रकाशन संस्करण के जमन्ना दास, द्वारकादास एवं शंकर लाल बैंकर के इसके संपादक थे। ठीक है, नेक्स्ट, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्यत मॉडर्न 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? तो ये कोलकाता से। तो ध्यान रखिएगा, हिंदी का कौन था सबसे पहला समाचार पत्र? तो उद्यत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 को कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था। इसका प्रकाशक एवं संपादक जुगुल किशोर शुक्ला थे। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था तो कौन था? तो हिंदू पेट्रियट। किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य की साप्ताहिक बंगाल गजट था। दिए गए विकल्पों में हिंदू पेट्रियट भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1853 में हुआ था। इस समाचार पत्र के प्रथम संपादक गिरीश चंद्र घोष 1853 से 55 थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी 1855 से 61 एवं कृष्णपाल दास 1861 से 84 भी इसके संपादक रहे हैं। उनकी सहायता मदन मोहन घोष तथा द्वारकानाथ टैगोर जैसी प्रख्यात नेता करते थे। 1874 से 75 के बीच लंदन में तथा 1878 में दिल्ली में इस पत्रिका का संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बाद में इंडियन एसोसिएशन ने इसे खरीद लिया था। अब तक भूस्वामियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला और राष्ट्र हितों से अलग हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पेट्रियट के संपादक थे तो कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी। सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने संबंध किया था? तो याद रखिएगा, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र वंदे मातरम, याद रखिएगा कि वंदे मातरम संस्कृत में यथा नहीं है, ये वंदे मातरम अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका है। तो अरविंद घोष, वंदे मातरम के संस्थापक कौन थे? तो अरविंद घोष। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशनल।
ठीक है। और ये 1931 में दरभंगा के महाराज, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किसने किया था, तो दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशनल की स्थापना की थी। इसका प्रकाशन पटना से होता था। दरभंगा महाराज थे लेकिन ये पटना से होता था, ध्यान देंगे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे, संपादक कौन थे, तो के रामकृष्ण पिल्लै। संदेश वाहिनी अथवा संदेशाभिमानी के संपादक के रामकृष्ण पिल्लै थे। के रामकृष्ण पिल्लै का जन्म 1878 में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य में नेत्तिनाकारा के नायर परिवार में हुआ था। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था किससे, तो मोतीलाल नेहरू से। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि मोतीलाल नेहरू का पत्र कौन है, तो इंडिपेंडेंट। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी में पत्र इंडिपेंडेंट का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट मिला लेते हैं, यहाँ हमें मिलान करना है। तो भारत मित्र हिंदी का था, राष्ट्रमत था मराठी, प्रजा मित्र था गुजराती और नायक था बंगाली। ठीक है, आज और ये भी दूसरा भी मिलान करना ही है। तो आज दैनिक आज किसका था, तो शिव प्रसाद गुप्ता का। द लीडर किसका था, तो मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू और द पानियर जॉर्ज एलन का था। यहाँ पे भी मिलान करने पूछ लेते हैं। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पाठक ने बजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था, तो प्रताप। नेक्स्ट, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, कौन थे, तो गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था। तो हरिजन क्या था, तो अंग्रेजी में था। हरिजन बंधु क्या था, तो गुजराती में था। और हरिजन सेवक कौन था, तो हिंदी में था। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 में निम्न शहरों में से कहां से प्रकाशित किया जाता था, तो ये पूना से। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना महाराष्ट्र में से प्रकाशित किया जाता था। इसके प्रकाशन के समय महात्मा गांधी यदवर्धा जेल पुणे में थे और इसका संपादक कौन थे, तो आरबी शास्त्री। नेक्स्ट, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था, तो ये अंबेडकर ने किया थे। ठीक है, बहिष्कृत भारत 20 जुलाई 1924 को भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। सर चिमनलाल हरिलाल सितरवाड़ इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए, जबकि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अंबेडकर बने थे। सभा का संकल्प शिक्षित करना, उत्तेजित करना और संगठित करना स्वीकार किया गया था। सभा का उद्देश्य सरकार के समक्ष अछूतों की समस्याओं को रखना था। उन्होंने 3 अप्रैल 1927 को बंबई से मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का आरंभ किया था। नेक्स्ट, बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित है तो किससे है, तो BR अम्बेडकर से। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था, तो सेम क्वेश्चन रिपीट किया 67 BPSC में और 2021 में, तो ये बाबा साहेब आम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अब्दुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित हुआ था, तो ये BPSC में भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। अब्दुल कलाम आजाद का पत्र कौन सा है, तो अल हिलाल। और ये कब हुआ था, तो 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रारंभ किया गया था। वर्ष 1924 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, तो वंदे मातरम। तो वंदे मातरम एक आपका अरविंद घोष के द्वारा भी किया गया था, जो इंग्लिश में था। और उर्दू में कौन था, तो उर्दू के अगर पूछा जाए तो ये लाला लाजपत राय द्वारा किया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र दी पीपुल निकाला था। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। ठीक है,
अब यहाँ पे सूची मिलान करना है। तो हिंदू किसका था, सुधार 12 किसका था। तो देख लेते हैं चारों ऑप्शन एक साथ देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, तो हिंदू समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले समाचार पत्र कौन थे, सुधारक संपादक थे। और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। और बंगाली के संपादक कौन थे, तो एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट, काल, बंगाली सुधारक और सोम प्रकाश किसका है। तो ये पहले जो जानते हैं उसको पहले मिलान कर लेते हैं। तो सोम प्रकाश किसका था, तो सोम प्रकाश था द्वारकानाथ विद्याभूषण का। काल किसका था, तो शिवराम महादेव पनराजपे और बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और सुधारक किसका था, तो गोपाल कृष्ण गोखले का। समाचार पत्र है, प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है। तो बॉम्बे कॉमनवेल्थ किसका है, तो एनी बेसेंट का। लीडर किसका है, इसमें ये नहीं पता चल रहा है, यहाँ देख लेते हैं। हाँ, न्यू इंडिया किसका, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ याद रखिएगा। न्यू इंडिया, यंग इंडिया महात्मा गांधी का है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट का। और समाचार पत्र बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था, तो फिरोज शाह मेहता द्वारा। सर्च लाइट किसका था, तो सच्चिदानंद द्वारा। और लीडर किसका था, तो मदन मोहन मालवीय। ध्यान दीजिएगा, लीडर मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट और बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। लीडर किसका था, तो मदन मोहन मालवीय। बॉम्बे क्रॉनिकल किसका था, तो फिरोज शाह मेहता। इंडिपेंडेंट किसका था, तो मोतीलाल नेहरू। और जस्टिस किसका था, टी.एम. नायर। नेक्स्ट, अब्दुल कलाम आजाद का किसका था, तो ऑल हिलाल अब्दुल कलाम आजाद का। फिरोज शाह मेहता का क्या था, तो बॉम्बे क्रॉनिकल। एनी बेसेंट का किसका था, तो न्यू इंडिया। और महात्मा गांधी का क्या था, तो यंग इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट, अल हिलाल किसका है, इसमें सुमेलित नहीं है पूछ रहा। तो अल हिलाल किसका है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, इनका तो सही है। न्यू इंडिया किसका था, तो एनी बेसेंट, इसका भी सही है। तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जिन्ना, ये गलत है। और संवाद कौमुदी किसका था, तो राजाराम मोहन लाल का। और तहजीब उल अखलाक सर सैयद अहमद खां द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट, क्या है इसमें, क्या है, कौन सा गलत है वो जानना है। तो मौलाना आजाद वाला अल हिलाल सही है। लोकमान्य तिलक केसरी, ये भी सही है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेशनल हेराल्ड, ये भी सही है। महात्मा गांधी द पनियर, नहीं, महात्मा गांधी का द पनियर नहीं था, यह यंग इंडिया और नवजीवन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्रिका महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। तो इसमें यहाँ पे युगांतर उनका नहीं है। युगांतर समाचार पत्र किसका था, तो भूपेंद्र नाथ दत्त एवं वीरेंद्र कुमार घोष का था। निम्नलिखित में से कौन कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है।